हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी का पार्ट फर्स्ट जो कि सूट्स इन जनरल की बात करता है, उसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल्स को हम कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 9 से 14 तक है। प्रीवियस की वीडियो में मैंने सीपीसी का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन वाले प्रोविजंस को कवर किया है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस की वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. तो 9 क्या कह रहा है? कोर्ट जो है वो क्या है? शैल है यहाँ पे, ठीक है। उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा ही होगा, शैल वर्ड यूज किया है, ठीक है। वो ट्राई कर सकता है वो सारे सूट्स, ऑल सूट्स जो कि क्या है? सिविल नेचर के हैं, ठीक है। सिविल नेचर के सूट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर क्या क्वेश्चन होता है? जिसके अंदर क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड होता है सिविल राइट से और उनके इन्फोर्समेंट से, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड है सिविल राइट से और उनके इन्फोर्समेंट से, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूट ऑफ ए सिविल नेचर। क्लियर? उसके बाद इसका प्रोविजो क्या कह रहा है? एक्सेप्टिंग सूट, वो सूट को जो है कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता, उनका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, जिसको कि इस एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है बार कर दिया गया है ना, जिसके लिए कोर्ट को बार कर दिया गया है कि आप इन सूट्स के जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हो। अदरवाइज जो है कोर्ट सारे सूट्स का कॉग्निजेंस लेगा और उन सूट्स का कॉग्निजेंस लेगा जो कि क्या है? सिविल नेचर के हैं, ठीक है। सिविल नेचर इज मस्ट, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है और लिखने को भी आए तो ये वर्ड ज़रूर लिखना है, अदरवाइज ये सेंस क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। Clear? Now explanation 1. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature. ये क्या कह रहा है? ऐसा सूट जिसके अंदर क्वेश्चन क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर ऑफिस से रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और इसको कहते हैं हम पोस्ट रिलेटेड, किसी पद के बारे में, किसी की पोस्ट के ऊपर अपन ने क्वेश्चन कर रखा है ना, तो अगर ये दोनों से रिलेटेड सूट है तो उसको हम क्या मानेंगे? ये सूट जो है वो क्या होते हैं? सिविल नेचर के होते हैं, ठीक है। Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rights. फिर ये क्या कह रहा है? ये जो सूट है ना, राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस, इसको हमने क्या माना है? सिविल नेचर के सूट, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर इनमें क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है किससे? रिलीजियस राइट और सेरेमनीज से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सूट जो है ये सिविल नेचर का ही रहेगा, भले ही इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो किससे रिलेटेड है? रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज से, क्योंकि रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज वाली जो चीज़ें हैं ना, उसको हम सिविल नेचर का सूट नहीं मानते। लेकिन यहाँ प्राइमरीली कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? प्रॉपर्टी और ऑफिस से रिलेटेड, और सेकेंडरी क्वेश्चन क्या है? रिलीजियस राइट और सेरेमनी, इसलिए हम इसको सूट ऑफ सिविल नेचर मानेंगे। क्लियर? Now explanation 2. For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1 or whether or not such office is attached to any particular place. तो इसका मतलब क्या? जो पद जिस ऑफिस बात की ना हमने अभी एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर, ये उसी के लिए कह रहा है। पद जो है ना किसी फीस से अटैच हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस पोस्ट पे वो पर्सन है उसको फीस मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितनी फ़ीस मिल रही है, ये सारे क्वेश्चंस जो है इममटीरियल है। सेकंड ये क्या कह रहा है कि वो पोस्ट जो है ना, चाहे वो तो या तो रिलीजियस पोस्ट हो सकती है या कोई गवर्नमेंट पोस्ट हो सकती है, इस बात से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें इममटीरियल है। सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क है, क्या? वो पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? पोस्ट का होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो सब क्या है? इममटीरियल। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन से सूट जो है सिविल नेचर के होते हैं, कौन से सूट जो है सिविल नेचर के नहीं होते। एक दो एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। जैसे अपना ये राइट टू डिवोर्स हो गया, तो राइट टू डिवोर्स क्या है? सूट ऑफ सिविल नेचर है, ठीक है। वो सूट सिविल नेचर का होगा जिसके अंदर मेन क्वेश्चन जो है वो क्या है? सिविल राइट से रिलेटेड है, उसको हम सिविल सूट कहते हैं, ठीक है। राइट टू प्रोसेशन वगैरह, रैली वगैरह निकालना ना, ये भी जो है वो क्या है? सिविल नेचर का सूट है ना। राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, ये भी सिविल नेचर का सूट है। अब कौन से सूट जो है सिविल नेचर के नहीं है? जैसे कि ऐसा कोई सूट जिसके अंदर पूरा जो प्योरली जो मैटर है ना वो रिलीजियस से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो वाले सूट को हम सिविल नेचर नहीं मानते। या प्योरली वो मैटर जो है किसी कस्टम से रिलेटेड है, तो उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे? सिविल नेचर का सूट नहीं मानेंगे। या फिर कोई कास्ट से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, तो ये सारे ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं? सिविल नेचर के नहीं होते। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के सूट जो है सिविल नेचर के होते हैं, किस टाइप के जो है सिविल नेचर के नहीं होते। क्लियर? अगला सेक्शन देखते हैं,
सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट का मतलब क्या होता है? वाद को रोक दिया जाना। और ये सेक्शन 10 जो है इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विचाराधीन वाद का सिद्धांत। तो अब देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस क्या है। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज under whom they or any of them claim litigating under same title, where such suit is pending in the same or any other court in India, have jurisdiction to grant the relief claim, or in any court beyond the limit of India established or continued by central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. तो सेक्शन 10 की जो ओपनिंग लाइन है वो क्या कह रही है? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या कह रही है कि आप जो है केस को इंस्टीट्यूट करा सकते हो कोर्ट के अंदर, पर उसकी ट्रायल के लिए क्या है? बैन है कोर्ट के ऊपर। ठीक है, कोर्ट जो है उसकी ट्रायल नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट ज़रूर कर सकता है, उसकी ट्रायल नहीं कर सकता। अब ये कंडीशन कब आती है कि जब आप इंस्टीट्यूट तो कर सकते हो पर आप उसकी ट्रायल नहीं कर सकते? अब देखते हैं क्या है। where the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit। यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे दो सूट्स हैं, एक तो जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ और एक जो अब इंस्टीट्यूट हुआ है, सब्सिक्वेंट में जो इंस्टीट्यूट हुआ। तो पहली चीज़ क्या है? जहाँ पे दो सूट है और उनके अंदर मैटर जो है वो क्या है? डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली क्या है? सेम ही है। दोनों सूट्स के अंदर मैटर जो है वो क्या है? सेम ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टीज भी सेम है, दोनों सूट के अंदर पार्टी सेम है, पहले वाले में भी सेम है और सेकंड वाले में भी सेम है। और ये है ना लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, इसका मतलब जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने अथॉरिटी दे रखी, तो वो सारी भी सेम पार्टीज ही कहलाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ में आई कि एक तो क्या होता है, टू सूट्स होते हैं और पार्टीज भी क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों सूट के अंदर पार्टीज भी क्या है? सेम है। नाउ the such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed। और वो सूट जो है क्या है? या तो सेम ही कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ है, कौन सा? जो सब्सिक्वेंट अब इंस्टीट्यूट किया है ना हमने, वो उसी सेम कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया, या फिर उसकी इक्विवेलेंट किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया। और जिस कोर्ट में सूट को इंस्टीट्यूट किया ना वो कोर्ट भी कंपटेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट इनकम्पटेंट है, कंपटेंसी है उस कोर्ट की, कंपटेंसी होना इज मस्ट। ऐसे नहीं कि आप किसी भी कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट कर दो, नहीं, आप उसी कोर्ट में जाके दूसरा वाला सूट इंस्टीट्यूट करोगे जो कि कंपटेंट है। ठीक है, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिसडिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। या फिर जो है आउट ऑफ इंडिया भी अगर कोई ऐसा सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं हम, और वो क्या हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, या फिर उसका कोई जुरिसडिक्शन लग रहा है तो, या फिर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो इन सारे केसेस में जो है हम क्या करेंगे? उसकी जो ट्रायल है उस पर हम बैन कर देंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन पे हम बैन नहीं कर सकते। आई बिलीव कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुड़े से इसका आपको एक आइडिया मिला होगा कि ये कहना क्या चाहती है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में है क्या। जैसे मान लो ए और बी है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक पर्टिकुलर डेट पे जो है बी जो है ए को गुड्स डिलीवर करेगा। ठीक है, और अगर वो डिलीवर नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ ना, बी ने जो है ए को उस डेट पे गुड्स डिलीवर नहीं किए, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ए ने जो है ना वो क्या किया? बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। ठीक है, कोर्ट में। अब क्या हुआ? अब ए को ऐसा लग रहा है अभी तक उसमें कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह इतनी चल नहीं रही, और ए चाहता है कि उसको जल्दी से जल्दी मैटर सॉल्व और उसको उसके जितनी भी कंपनसेशन और डैमेजेस है वो मिल जाए बी से। ठीक है, तो अब जिस कोर्ट में ए ने जो है केस को इंस्टीट्यूट किया था वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, प्रोसीडिंग्स जो है आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ए सोचता है कि मैं दूसरे वाले कोर्ट में चले जाता हूँ और उस कोर्ट में चले जाता हूँ जिसके पास की जुरिसडिक्शन है इस मैटर को ट्राई करने का। तो ए क्या करता है? दूसरे कोर्ट में जो है सेम मैटर के ऊपर जाके बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब क्या हुआ ना,
जैसे ही ए ने जो है केस को इंस्टीट्यूट कराया दूसरे कोर्ट के अंदर, तो फिर कोर्ट क्या करता है, पार्टीज को समन सर्व करता है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है क्या कर रहा है, बी को जो है समन सर्व करता है, और बी जो है कोर्ट में आता है और कोर्ट को कहता है कि आप कैसे इस वाले केस की ट्राई कर रहे हो, ये वाला मैटर जो है ऑलरेडी दूसरे कोर्ट के अंदर चल रहा है ना। तब वहाँ पे फिर कोर्ट जो है क्या देखता है, ऑर्डर शीट्स वगैरह देखता है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये मैटर जो है ऑलरेडी जो है दूसरे कोर्ट में चल रहा है, पार्टीज भी सेम है, इनके बीच का मैटर भी सेम है, फैक्ट्स भी सेम है ना, और वो जो कोर्ट जो उस मैटर को देख रहा है वो कंपटेंट भी है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सेक्शन 10 जो है वो ऑपरेटिव हो जाता है, और यहाँ पे ट्रायल को वो कोर्ट जो है रोक देता है। ठीक है, ग्राउंड्स अपन को पता ही है, वो सारे ग्राउंड्स देख लेता है और सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो ट्रायल को रोक देता है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप दो पैरेलल लिटिगेशंस को एक साथ नहीं चला सकते, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि आप मल्टीप्लिसिटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोक रहे हो। मतलब आप एक ही केस के ऊपर इतने सारे सूट्स फाइल करने का क्या सेंस है, आप फालतू में कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। टाइम जाता है, पैसा जाता है, हर चीज़ जाती है, इसलिए ये मल्टीप्लिसिटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए जो है ये डॉक्ट्रिन आई है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस क्या होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है, द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। अब है ना, फॉरेन कोर्ट के अंदर जो है कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रखा है, ठीक है। अब वही सूट जो है, सेम फैक्ट्स है, पार्टी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, वही सूट जो है क्या होता है, इंडिया की कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोर्ट जो है ये क्या है, ये फॉरेन कोर्ट है। ठीक है, तो रेस सब जुडिस जो है फॉरेन कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, और इंडिया का कोर्ट जो है उस मैटर को ट्राई कर सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, आप इसको याद रखना कि रेस सब जुडिस जो है फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर। नाउ केस देखते हैं, लाइफ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस बंगाल मेडिकल हॉल। द ऑर्डर स्टेइंग प्रोसीडिंग्स इन द सब्सिक्वेंट सूट कैन बी मेड एट एनी स्टेज। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है प्रोसीडिंग्स को स्टे करने का, वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। सब्सिक्वेंट सूट की बात कर रहे हैं, जब दूसरा वाला सूट फाइल करते हैं ना हम, तो उसके स्टे का ऑर्डर जो है हम किसी भी स्टेज पे ले सकते हैं। ठीक है, कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे अगर उसको जिस मूवमेंट पे उसको पता चल गया, वहीं पे जो है कोर्ट क्या कर देता है, प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देता है। सेकंड केस देखते हैं, वीपी सनदी रे AR 1930 मद्रास 381। दिस रूल अप्लाइज टू अपील्स एंड रिविजन। तो ये रेस सब जुडिस जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, अपील्स पे भी अप्लाई होता है और रिविजन पे भी अप्लाई होता है। क्लियर। नाउ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके तीन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। पहला क्या है, इट अप्लाइज ऑन ट्रायल ऑफ सूट नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रायल ऑफ सूट पे अप्लाई होता है, इंस्टीट्यूशन पे नहीं होता। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को तो ये बैन नहीं करता है, पर ये किसको बैन करता है, ट्रायल को बैन करता है। क्लियर। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 आर मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट जो है ना अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं कर सकता, इस डिस्क्रिशन में नहीं रह सकता कि नहीं मैं तो जो है इसकी ट्रायल करूंगा, कौन रोकेगा मुझे। ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कोर्ट के ऊपर कि अगर आपको जिस मूवमेंट पे पता चल गया कि ऑलरेडी जो है केस चल रहा है, तो आपको जो है आपकी ट्रायल को क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, तो ये सेक्शन 10 क्या है, मैंडेटरी है। नॉट अप्लाई ऑन फॉरेन कोर्ट्स, ये अभी हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ के आए कि ये फॉरेन कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर। अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। सेक्शन 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 जो रेस जुडिकाटा है ना, उसको हिंदी में हम कहते हैं प्रांग न्याय का सिद्धांत। तो देखते हैं ये रेस जुडिकाटा क्या होता है। नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कोई भी कोर्ट जो है ट्राई नहीं कर सकता कोई सूट और इशू जो कि क्या है, in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit। ठीक है, पहले वाले सूट के अंदर जो है सेम ही इशू था। ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे आर क्लेम। ठीक है, पार्टीज भी क्या थी यहाँ पे, सेम थी, और उनके LR वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, इन अ कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज। ठीक है, और अब जो जिसमें फाइल किया ना वो भी कंपिटेंट है उस सूट को ट्राई करने का। लेकिन क्या हुआ ना, जो ये फॉर्मर सूट था ये क्या हो गया, एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। ठीक है, तो सेक्शन 11 के अंदर क्या होता है ना, 11 के अंदर तो फाइनली डिसाइडेड हो चुका होता है। ठीक है, केस, उसके बाद आप जो है सेम फैक्ट्स के ऊपर वापस से केस लेके आ रहे हो। ठीक है, और सेक्शन 10 के अंदर क्या हो रहा होता है,
पेंडिंग होता है, पहले वाला सूट जो है वो क्या होता है, पेंडिंग होता है, और आप पेंडिंग रहते हुए ही एक दूसरा सूट फाइल कर देते हो। ये मेजर डिफरेंस है। 11 के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, उसके बाद आप सेम फैक्ट्स पे केस ला रहे हो सेम पार्टी के अगेंस्ट। 10 के अंदर क्या है, सूट पेंडिंग है, अभी चल रहा है, उसका कोई जजमेंट नहीं आया। क्लियर। फिर देखते हैं कि क्यों ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल इसलिए है कि अगर हम ऐसे ही सेम फैक्ट्स पे सेम पार्टीज के बीच में अगर बार बार केस को इंस्टीट्यूट करेंगे तो फिर ऐसे तो लिटिगेशन का कभी एंड ही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कोई भी डिसीजन ही नहीं आएगा, ठीक है। आप थोड़े बहुत फैक्ट्स को जो है मोल्ड करके ला रहे हो, फिर वापस से कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। मल्टीप्लिसिटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो इसलिए जो है ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा आया, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1, द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू अ सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयर टू। अब ये बता रहा है कि फॉर्मर सूट क्या होता है, जो अभी हम पढ़ के आए थे ना, ये बता रहा है फॉर्मर सूट क्या होता है। तो फॉर्मर सूट इज दैट विच हैज बीन डिसाइडेड फर्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैव बीन इंस्टीट्यूटेड फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कौन सा सूट पहले इंस्टीट्यूट हुआ। हम हमेशा यही देखते हैं ना, फॉर्मर और लेटर, जो पहले हुआ उसको हम फॉर्मर बोलते हैं और जो बाद में हुआ उसको हम लेटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई सा भी सूट हो सकता है। अगर जिस सूट का डिसीजन पहले आ गया, अगर लेटर वाले सूट का डिसीजन पहले आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मर सूट कह देंगे। मतलब जिस भी सूट का डिसीजन पहले आ गया वो सूट क्या हो गया, फॉर्मर सूट कहलाएगा। क्लियर। जैसे कि मान लो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझे, एक केस फाइल हुआ जनवरी के अंदर और एक केस जो है फाइल हुआ अगस्त के अंदर, ठीक है। अब जो अगस्त वाला केस है ना, अगर उसका डिसीजन जनवरी वाले केस से पहले आ गया तो फॉर्मर सूट कौन सा कहलाएगा, अगस्त वाला कहलाएगा, क्योंकि डिसीजन तो पहले आया, इंस्टीट्यूट बाद में हो, पर डिसीजन किसका पहले आया, अगस्त वाले का आया। तो फॉर्मर सूट का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है ना। Now explanation second. For the purposes of this section, the competence of a court shall be determined irrespective of any provision as to a right of appeal from the decision of such court. तो यहाँ पे जो competency है ना, वो right to appeal के basis पे नहीं देखी जाएगी, ठीक है ना। right to appeal का कोई रोल नहीं है competency देखने के अंदर, ठीक है। Now explanation 3. The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or implied by the other party. मतलब जो ये अपन ने बात करी है ना कि फॉर्मर सूट क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मर सूट है क्या, उसके अंदर ये होना चाहिए कि कुछ इश्यूज होने चाहिए, पार्टीज जो है कुछ चीज़ों को डिनाई कर रही हो, कुछ चीज़ को एडमिट कर रही हो, तभी तो वो एक प्रॉपर सूट बनता है। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो फॉर्मर सूट है उसके अंदर क्या होगा कि एक पार्टी जो है या तो डिनाई कर रही है या एडमिट कर रही है, वो कैसा हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। क्लियर। Now next explanation, explanation 4. Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. अब ये explanation 4 है ना, इसको हम कहते हैं constructive res judicata, ठीक है। important है explanation 4, आप याद रख लो, explanation 4 को हम कहते हैं constructive res judicata। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है कि वो ग्राउंड्स जो कि आप आपके फॉर्मर सूट में ले सकते थे, विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट, ठीक है। तो वो ग्राउंड्स जो कि आप आपके फॉर्मर सूट में ले सकते थे पर आपने नहीं लिया, ठीक है, आपने आपका डिफेंस नहीं लिया या फिर आपने सामने वाली पार्टी को अटैक नहीं किया। अब आप क्या कर रहे हो ना, अब आपको पता चला यार मैं ये चीज़ें कर सकता था, अब आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं फिर से है ना सूट फाइल करता हूँ और अब मैं जो है क्या करता हूँ, अटैक और डिफेंस करूंगा सामने वाली पार्टी पे। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ आपको पहले लेनी थी अगर आपने नहीं ली तो अब आप उसको सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके नहीं ले सकते। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का सिंपल सा मतलब यही है कि जो आप पहले ले सकते थे, जिन आधार को आप ले सकते थे, आप आपकी प्रतिरक्षा कर सकते थे, पर आपने नहीं करी, तो अब आपके ऊपर बैन है। अब आप फिर से एक सूट लाके वो ग्राउंड्स ऑफ अटैक एंड डिफेंस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। ये दोनों पार्टीज पे अप्लाई होता है, ये प्लेंटिफ पे भी अप्लाई होता है और ये डिफेंडेंट पे भी अप्लाई होता है। हम ऑर्डर 2 पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये प्लेंटिफ पे कब अप्लाई हो रहा है। क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। Now explanation 5.
Any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused. ठीक है, तो कोई किसी भी प्लेंट के अंदर जो है पार्टी ने जो है रिलीफ को क्लेम किया था और जब डिक्री पास हुई ना तो उसमें क्या हो गया, उस रिलीफ की कोई भी बात नहीं की गई जिसके लिए प्लेंट के अंदर उसने प्रे करी थी कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, ठीक है, और उस डिक्री के अंदर जो है उसमें उसको वो रिलीफ ग्रांट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि उस रिलीफ को जो है कोर्ट ने क्या कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है। अगर डिक्री के अंदर आपको वो रिलीफ ग्रांट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, उस रिलीफ को क्या कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। क्लियर। नाउ एक्सप्लेनेशन 6, where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव सूट्स होते हैं ना, वही है कि सारे पर्सन्स के बिहाफ पे एक जना जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के सूट फाइल कर सकता है। क्लियर हो गया। Now next explanation, explanation 7, the provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree। तो एक्सप्लेनेशन 7 क्या कह रहा है कि रेस जुडिकाटा जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, वो एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है कि क्या रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होता है। यस, रेस जुडिकाटा जो है एग्जीक्यूशन पे अप्लाई होता है। नाउ एक्सप्लेनेशन 8, an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। तो अगर कोई भी मैटर जो है वो क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन से, ठीक है, जो कि कॉम्पिटेंट था उसको डिसाइड करने के लिए, अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन ने कोई सूट को डिसाइड कर दिया और जजमेंट दे दिया तो उसको क्या माना जाएगा, रेस जुडिकाटा माना जाएगा फॉर द सब्सिक्वेंट सूट के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज। अब क्या हो रहा है ना, अब सब्सिक्वेंट सूट जो फाइल हो रहा है, ठीक है, अब सब्सिक्वेंट सूट जो कोर्ट में आ रहा है ना, उसके अंदर हो सकता है कुछ फैक्ट दूसरा हो, ठीक है, जो कि लिमिटेड कोर्ट, ये जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट जो था ना, कॉम्पिटेंट नहीं था उन फैक्ट्स को ट्राई करने के लिए। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट ट्राई नहीं कर रहा था तो अब जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अब आप जो है दूसरे कोर्ट को अब आप कह रहे हो कि अब आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वो तो कर ही नहीं सकता था वो वाला कोर्ट, तो यहाँ पे तो रेस जुडिकाटा की बात है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो केस जो है अगर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन से डिसाइड हो चुका है तो वो ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकाटा। ठीक है, भले ही वो उसके पास कंपटेंसी है या नहीं है, सब्सिक्वेंटली जो इशू रेज हुआ इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो रेस जुडिकाटा ही माना जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसके दो इलस्ट्रेशन लिखे हैं मैंने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के ऊपर जो है मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है और प्री में भी पूछा जाता है ना। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, ए स्यूज बी फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने जो है क्या किया है, बी को स्यू किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके डैमेजेस के लिए। द सूट इज डिसमिस्ड। अब क्या हो गया यहाँ पे, सूट जो है क्या हो गया, डिसमिस हो गया। ए सब्सिक्वेंट सूट बाय ए अगेंस्ट बी फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट इज बार्ड। अब ए ने क्या किया, यहाँ डिसमिस हो गया तो ए ने क्या किया, सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दिया बी के अगेंस्ट, फिर से वो क्या कर रहा है, डैमेजेस क्लेम कर रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। A's right to claim damages from B for breach of contract having been decided in the previous suit, it becomes res judicata and cannot therefore be tried in the subsequent suit। क्या बात करी थी अपन ने कि अगर डिसाइड हो चुका है तो आप फिर से वो चीज़ लाके सब्सिक्वेंट सूट फाइल नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे हुआ, जब ए ने जो है सब्सिक्वेंटली वापस सूट फाइल किया, जब उसका पहला सूट डिसमिस हो गया था तो उसके बाद जो है वो क्या है, बार है, उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो डिसाइड हो चुका है। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या होता है ना, ये डिसमिस वाली चीज़, ठीक है, बहुत से लोग समझते हैं डिसमिस ही तो किया है, कोई डिसीजन वगैरह तो नहीं। डिसमिस भी अपने आप में एक डिसीजन है ना। डिसमिस को लेके कंफ्यूजन हो जाता है और कह देते हैं कि रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा बहुत से, लेकिन यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, डिसमिसल भी अपने आप में क्या है, एक डिसीजन ही है फाइनली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया। क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन सेकंड,
A, claiming himself to be the owner of the property, files a suit for eviction of tenant B and subtenant C. तो A जो है वो क्या है, ओनर है प्रॉपर्टी का, और उसके टेनेंट कौन है B, और सब टेनेंट कौन है C, और वो फाइल करता है सूट इनके इविक्शन के लिए, टेनेंट के इविक्शन के लिए A जो है वो सूट फाइल करता है. विच इज डिक्रीड एक्स पार्टे बी अ स्मॉल कॉज कोर्ट. ठीक है, क्या हो गया, डिक्री हो गया एक्स पार्टे और स्मॉल कॉज कोर्ट था. C then files a suit in the civil court on the basis of title. अब C जो है वो क्या कर रहा है, फाइल कर रहा है सूट अदर सिविल कोर्ट के अंदर. पहला तो कहाँ हुआ था, स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर. अब जो है सिविल कोर्ट में फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, टाइटल के बेसिस पे फाइल किया. ए प्लीडेड रेस जुडिकेटा इन द लाइट ऑफ द डिक्री पास इन द फॉर्मर सूट. अब ए जो है वो क्या करता है, यहाँ पे प्लीड कर रहा है रेस जुडिकेटा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिक्री जो है पास हो गई थी ना, तो आप फिर से कैसे सूट लेके आ रहे हो, है ना. द फाइंडिंग रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ ए विल नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन एज मच एज टाइटल टू द प्रॉपर्टी वॉज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दो कंडीशन है इस इलस्ट्रेशन के अंदर. पहला तो क्या था, ए फाइल कर रहा था बी और सी के अगेंस्ट में, ठीक है, उनके इविक्शन के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये डिक्री हो गया एक्स पार्ट है, खत्म हो गई बात. अब सेकंड जो है ना, इसी के सब टेनेंट सी ने जो है ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया और बोला कि आपका टाइटल बताइए, हमें आपकी ओनरशिप को प्रूव करो, सबसे पहले बताओ कि आप ही इस प्रॉपर्टी के ओनर हो. ठीक है, तो अब क्या हो गया, जब सी ने ए के अगेंस्ट फाइल किया तो ए आता है और कहता है कोर्ट में कि इस सूट को तो आप ट्राई नहीं कर सकते, यहाँ रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, क्योंकि फॉर्मली ये सूट जो है एक्स पार्टे हो गया और हमारे बीच में डिसीजन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले सूट का मैटर अलग था, फैक्ट अलग थे. सेकंड वाले चीज़ में आप टाइटल की बात कर रहे हो, उसको कह रहे हो आपकी ओनरशिप प्रूफ करो, तो ये एक अपने आप में डिफरेंट मैटर है ना. इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा. क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पहले वाले में तो ए अपने टेनेंट के इविक्शन के लिए फाइल करता है और सेकंड वाले में जो है टेनेंट उसके लैंडलॉर्ड के टाइटल के बारे में बात करता है. ठीक है, जब टाइटल की बात कर रहे हैं तो एकदम ही डिफरेंट वाली मैटर हो गया और ये सिविल कोर्ट के अंदर है, तो यहाँ पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा. क्लियर हो गया. नाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन 3 मैक्सिम्स. इसकी 3 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है, उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट कहता है नेमो डेबिट बिस बिक्सारी प्रो ऊना एट एडम कॉजा. इसका मतलब क्या होता है, नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कोज. ठीक है, आपको एक केस में जो है ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, फिर से वापस जाके क्या डिसीजन लेना है. ठीक है, तो आप है ना एक ही इंसान को 2 बार रेमेडी प्रोवाइड नहीं करा सकते. सेकेंड, इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिस लेटम. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू ए लिटिगेशन. वही कि लिटिगेशन को चालू ही नहीं रखना, कि उसका एंड ही नहीं हो कभी. आप एक सूट फाइल कर रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो, फिर तीसरा कर रहे हो, ये तो एन नंबर ऑफ सूट आप फाइल करते जाओगे. आप तो कभी भी जजमेंट से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि जजमेंट एक के अगेंस्ट तो आना ही आना है और जिसके अगेंस्ट आएगा वो हमेशा ही फाइल करेगा. ठीक है, तो हमेशा स्टेट का इंटरेस्ट किस में ही रहता है कि लिटिगेशन को एंड हो जाना चाहिए, कंटिन्यू में नहीं रहना चाहिए. थर्ड, रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपेटर. अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. जो भी जुडिशियल डिसीजन आया है ना वो क्या है, करेक्ट है. उसको हमेशा ये समझना चाहिए जो आया है वो करेक्ट है. क्लियर हो गया. तो 3 इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है इसकी, ये तीनों इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स याद रखना. ओके, नाउ नेक्स्ट इसके केस लॉ देखते हैं. डचेस ऑफ किंगस्टन वर्सेस सर विलियम दे ग्रे. इस वाले केस से जो है ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा आया था. ठीक है, बी राजेश्वरी वर्सेस टीसी सरवनबावा. रूल ऑफ रेस जुडिकेटा इज रिलेटेड टू द रूल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एस्टॉपल. ये ऑफ है. ठीक है, ये रिकॉर्ड ऑफ एस्टॉपल हमने एविडेंस एक्ट में जब एस्टॉपल पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था रिकॉर्ड ऑफ एस्टॉपल क्या होता है. जब भी कोई जजमेंट आपको फाइनली कॉन्क्लूसिव जजमेंट जो है पास हो जाता है, या कोई भी ऑर्डर और डिक्री जो है कोर्ट पास कर देता है, एक बार के लिए कॉन्क्लूसिवली पास कर देता है, वो पार्टी को बाइंड कर देता है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड. ठीक है, तो ये रूल ऑफ रेस जुडिकेटा क्या है, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड है. दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1961 SC 1457. इन रिट्स ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाइज. ठीक है, जो रिट्स होती है उस पर भी क्या होता है, रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है. ऐसा नहीं है आपने हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल करी है, हाई कोर्ट ने उस रिट को डिसमिस कर दिया, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस फाइल कर रहे हो. नहीं, अगर आपने यहाँ पे फाइल की डिसमिस हो गई तो यहाँ पे आपको
जुडिकाटा लग जाएगा। सेम केस में भी हो सकता है, सेम कोर्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। तो रिट्स के केस में भी जो है वो क्या लगता है, रेस जुडिकाटा लगता है। क्लियर हुआ रेस जुडिकाटा? ओके, सेक्शन 12 आता है बार टू फर्दर सूट। Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code apply। ठीक है, जहाँ पे बार है, जहाँ पे बैन है कि आप जो है सूट फाइल नहीं कर सकते, वहाँ पे वही है कि आप एंटाइटल्ड नहीं हो इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट को। इट इज़ दैट सिंपल। हम आगे पढ़ेंगे जब हम इस एक्ट को कंटिन्यू करेंगे, कहाँ कहाँ पे जो है एक्सप्रेसली बार किया गया है कि आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। उसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे सेक्शन 95 का सब क्लॉज 2 है, ऑर्डर 2 का सब रूल 2 है, ऑर्डर 9 का रूल 9 है, ऑर्डर 11 का रूल 21 है, ऑर्डर 22 का रूल 9 है, ऑर्डर 23 का रूल 1, रूल 3 है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बार कर रखा है कि आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते इन मैटर के अंदर। क्लियर हुआ सेक्शन 12? नाउ सेक्शन 13, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कॉन्क्लूसिव। सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है मेंस में कि फॉरेन जजमेंट जो है कब कॉन्क्लूसिव नहीं माना जाता। A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same party or between parties under whom they or any of them claim litigating under same title। ठीक है, तो फॉरेन जजमेंट को हम कंक्लूसिव मानते हैं, कब मानते हैं, जब मैटर जो है सेम पार्टीज में हो रहा है, उनके एलआर वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है तो हम मतलब दो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पार्टीज है उनके बीच में कोई फैक्ट्स, कोई इश्यूज है, वो कोर्ट में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और वो जजमेंट पास कर रहा है फॉरेन कोर्ट, तो वो क्या होता है, कंक्लूसिव ही होता है। लेकिन किस किस केस में कंक्लूसिव नहीं है वो देखते हैं। वेयर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन, अगर वो कोर्ट जो है कंपिटेंट नहीं है सुनने के लिए तो हम उसको क्या मानेंगे, कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मैरिट्स ऑफ द केस, मैरिट्स पे नहीं दिया गया जजमेंट तो भी हम उसको कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। Where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable। अगर इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग में इनकरेक्ट व्यू या फिर इंडिया के लॉ को रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहा है फॉरेन कोर्ट, तो इस केस में उसका जजमेंट जो होगा वो कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। नेक्स्ट, वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वॉज ऑब्टेन्ड आर अपोज टू नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग कोई भी जजमेंट पास हुआ है तो वो कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉड के थ्रू कोई जजमेंट लिया है तो वो भी कॉन्क्लूसिव नहीं है। वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर कोई लॉ चल रहा था और आपने उसका ब्रीच कर दिया और फिर जजमेंट पास हुआ है उसके लिए, तो वो क्या है, कॉन्क्लूसिव नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ सेक्शन 13? इनको याद ही करने हैं, ये सारे ये पॉइंट्स जो हैं आप याद कर लेना कि कब कब जो है फॉरेन जजमेंट को हम कॉन्क्लूसिव नहीं मानते। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 14, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स। The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction। तो जो फॉरेन जजमेंट होते हैं उसको क्या प्रिज्यूम करेंगे, यहाँ पे शेल प्रिज्यूम करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और याद रखना, सेक्शन 86 जो है ना एविडेंस एक्ट का, है ना, मैंने जब एविडेंस एक्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे भी बोला, तो जो सेक्शन 86 है ना, ये क्या कहता है, यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है ना वो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, सेक्शन 86 क्या कहता है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, और यहाँ पे क्या है, मे प्रिज्यूम है। ठीक है, ये याद रखना है ना, ये ऐसे आप लिंक करके पढ़ोगे तो दोनों सेक्शंस याद रहेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन से वाले में शैल है और कौन से वाले में मे है। ठीक है, तो 86 के अंदर अगर फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की कोई सर्टिफाइड कॉपी है तो वो तो क्या है, मे प्रिज्यूम है, लेकिन जब फॉरेन जजमेंट की बात आएगी तो वो क्या है, शैल प्रिज्यूम है। क्लियर? सर्टिफाइड कॉपीज के केस में मे प्रिज्यूम है और फॉरेन जजमेंट के केस में शैल प्रिज्यूम है। क्लियर हो गया? बस सेक्शन 14 में इतना ही याद रखना है कि फॉरेन जजमेंट के रिगार्डिंग में क्या प्रिजम्पशन मानेंगे, हम शैल प्रिज्यूम मानेंगे, और अनटिल एंड अनलेस अगर कोई भी उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर दे बाय प्रूविंग वांट ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया?
दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई सेक्शन नहीं समझ में आया, रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस सेक्शन 9 के अंदर, 10 के अंदर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, या कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।